चलिए बच्चों, साउंड वाउंड ओके है? साउंड ओके है? ओके, तभी नहीं आ रही थी ये। स्टार्ट करें? चलिए बच्चों, ओके ठीक है। साउंड वाउंड ओके। अब देखो भाई, थोड़ा सा ये क्लास में टेक्निकल इशू हो गया था। एक्चुअली जो क्लास ये पहले से ही चल रही थी, बट ये चल रही थी उसमें क्या बोलते हैं, दूसरे उसमें चली गई थी क्लास गलती से, सेक्शन में, मतलब कि मैथ्स की क्लास में इन्वॉल्व हो गई थी। तो मैं उसमें शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक कुछ पढ़ा चुका हूं आपको, और कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं उन चीजों को मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो फिर कमेंट पढ़ा मैंने, थोड़ी देर बाद पता चला कि क्लास गलत उसमें चली गई थी। तो क्लास डाउनलोड करके आपके उसमें डाल दी जाएगी, उसे आप देख लीजिएगा। तो मैं यहां से स्टार्ट कर दे रहा हूं दोबारा से। इससे पहले मैंने शंट की कैरेक्टरिस्टिक बताई है, इसी से रिलेट करके बताता चलूंगा मैं धीरे धीरे। ठीक है, आई होप आप समझ जाओगे, और इस वाली क्लास को उस वाली क्लास के बाद देखना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, वो करा देंगे हम। तो मैंने बता दिया था कि सीरीज मोटर, मैं पहले बता रहा हूं कि इस क्लास से पहले एक क्लास और डाली जाएगी, जो कि डाउनलोड करके डाल दी जाएगी, क्योंकि वो दूसरी में रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, तो देन कर लेना आप उसको। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। चलिए, हाँ, हम कहा थे भाई बच्चों इस पे। तो जो सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक थी, इसका इनिशियल टॉर्क मैंने क्या बताया था, बहुत हाई होता है, इसलिए इसको स्टार्टिंग हम हैवी लोड के लिए यूज करते हैं, जहां पे बहुत अधिक टॉर्क चाहिए होता है। अधिक टॉर्क कहां चाहिए होता है? जहां पे लोड बहुत अधिक हो। जैसे मैं ट्रेन की बात करता हूं, तो ट्रेन में भाई शुरू में जब आप उठाओगे, उसको चलाओगे, तो इनिशियल टॉर्क बहुत अधिक हाई चाहिएगा, तो वहां पे हम सीरीज मोटर का यूज करते हैं। क्रेन में उसमें आपका यूज करते हैं, तो आते हैं इसके एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा। ठीक है, और लो टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है? शंट मोटर का, इसलिए उसे विदाउट लोड स्टार्ट करते हैं, और इसे बिना किसी लोड के हम स्टार्ट नहीं करते हैं। इसे विदाउट लोड स्टार्ट नहीं करते हैं। इस लिख लेना इस वाले को, सीरीज मोटर को आता है कि कौन सी ऐसी मोटर है जिसको हम बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? अब देखो, अगर आप बिना लोड के स्टार्ट करोगे, है ना, तो क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट में बता दिया है, बिना लोड के। अब मुझे पता है कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? ई बी अपॉन के फाई है ना। तो बिना लोड के अगर आप बात की जाए, तो इसका जो फ्लक्स रहेगा मेरे पास, फ्लक्स की वैल्यू, क्योंकि बिना लोड के, विदाउट लोड के इनिशियल कंडीशन में जो रहेगा मेरे पास, फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी? बहुत कम रहेगी मेरे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरी करंट बहुत कम होगी। आई बात समझ में? तो इसलिए, और फ्लक्स की वैल्यू कम, तो मेरे पास स्पीड बहुत ज्यादा अधिक हाई हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? फ्लक्स की वैल्यू कम होने से, फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो मेरा बैक ईएमएफ भी बहुत रिड्यूस रहेगा। बैक ईएमएफ कम होगा तो आर्मेचर करंट बहुत हैवी फ्लो होगी। आर्मेचर करंट हैवी फ्लो होगी तो दैट मीन्स वो टॉर्क बहुत ज्यादा एकदम उसके स्पीड को, हैवी स्पीड पकड़ने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम कभी भी सीरीज मोटर को विदाउट लोड नहीं चलाते। आई बात समझ में? शंट मोटर को क्या नाम है, हम बिना लोड के चलाते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इस पे सीरीज मोटर आप जहां भी देखोगे हमेशा क्या कनेक्ट रहती है? उस पे लोड कनेक्ट ही रहता है। ओके, चाहे देख लो। चलिए, ये हो गया सीरीज मोटर की। ये हो गया आपके किस किस के बीच की? टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच की। मैंने बता दिया है आपके पास ये यहां वाली में, ये यहां से अप टू सैचुरेशन तक, सैचुरेशन पॉइंट मैंने बता दिया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाए, यहां तक। तो इसके सैचुरेशन पॉइंट तक इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद बहुत कम, उसके बाद लीनियर ही रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना, उसके बाद लीनियर रहेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके पास क्या होगा देखा जाए, आपके पास क्या होगा, क्योंकि फ्लक्स तो चेंज नहीं होगा, आर्मेचर करंट ही चेंज होगी बच्चों। ओके, अब आ रहा है कमेंट? पीडीएफ भाई अब जा मिल जाया करेगी। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी सेव करने में ना ऐप पे। ओके,
बट मैं बार बार बोलता हूँ पीडीएफ सफिशिएंट नहीं होती है। कुछ पीडीएफ तो ये है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे बोलता हूँ मैं जो आपको नोट करने होते हैं, तो आप अपने कोडिंग नोट्स बना के चलते रहिए उसके साथ साथ। इतने ज़्यादा वो है नहीं, बस ये है कि हाँ ये समझने में आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी, तो आप साथ के साथ कर सकते हो। खुद से बनाओगे तो, अब पीडीएफ लोगे तो केवल इतना ही समझोगे, बट जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट्स बोल देता हूँ कि लिख लो इस पॉइंट्स को, तो वो आप अपने नोट से खुद भी कर सकते हो। ओके चलिए, अच्छा कहाँ थे हम? हाँ, सीरीज मोटर का बता दिया। अब बात करते हैं इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की, जो कि मेरे पास स्पीड और आर्मेचर के बीच की है, आर्मेचर करंट के बीच की है, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच की। देखना भाई, अब दो चीजें हैं, हम देखते हैं स्पीड का फॉर्मूला है मेरे को ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन के पाई, और इसको खोल दे रहे हो तो ये मेरे पास हो जा रहा है ई बी की वैल्यू क्या होती है, वी माइनस के आई ए आर ए अपॉन के पाई, और इसमें तो आर एस सी भी आ जाता है भाई बच्चों। ठीक है, सीरीज मोटर है ना, ये आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास आई ए और ये होगी एन, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है इस प्रकार की। तो आर्मेचर करंट जैसे जैसे बढ़ती जाती है, अब देखो दो चीज हो रही है, आर्मेचर करंट बढ़ रही है, तो दोनों कॉन्सेप्ट देखना। आर्मेचर करंट अगर मेरी बढ़ रही है, ये वाला सेक्शन, तो ड्रॉप भी बढ़ रहा है, ड्रॉप बढ़ रहा है तो बैक ईएमएफ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है। और आर्मेचर करंट बढ़ रही है तो फ्लक्स मेरा इंक्रीज हो रहा, तो दोनों ही केस से इससे भी करंट मेरी कम हो रही है और इससे भी मेरी करंट कम हो रही है। यानी कि जैसे जैसे मेरी आर्मेचर करंट बढ़ती जा रही है, वो होती मेरी क्या करंट क्या होती जा रही है, मेरी स्पीड में कमी आती जा रही है। ठीक है, अब आप इनिशियल स्टेज पे बोलोगे भाई कि यहाँ पे आपने यहाँ से क्यों लिया, क्योंकि कुछ आर्मेचर करंट पे कुछ तो स्पीड होगी इसकी भाई। ठीक है, तो ये इसलिए यहीं से ली गई है आपके पास। ओके क्लियर है। तो बाकी एक इसमें एक ग्राफ रहता है आपके पास, हाँ ये सेफ स्पीड का रहता है, सेफ स्पीड, यानी कि इससे ज्यादा तो स्पीड होनी नहीं चाहिए। बट ये किस केस में, जब आपकी करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि करंट की वैल्यू कम होगी तो ड्रॉप भी कम होगा, और यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो स्पीड भी आपका ये होता जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास, बेसिकली मैंने बता दिया आपको कि भाई क्या बोलते हैं कि स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ता है, भाई ये चीज पूछी जाती है। ओके चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टॉर्क की और स्पीड एंड टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो चलिए स्पीड और टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक, ये एन हो गया और ये मेरे पास टी ए हो गया। एन का मतलब स्पीड और टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक, इसकी भी सेम एज इट इज इसी प्रकार की आएगी भाई ग्राफ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई शुरुआत में जहां पे टॉर्क कम होगा, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 के टॉर्क, और जहां पे टॉर्क अधिक स्पीड कम, तो मेरा जहां पे टॉर्क अधिक है स्पीड कम है, और यहाँ पे कुछ स्पीड दिखा रखी है तो कुछ ना कुछ तो टॉर्क अवेलेबल रहेगा भाई। तो इस प्रकार से क्या आ जाती है आपके पास, सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है भाई। तो इनके जो यूज है सिलेक्शन के, हमें पता है कि जैसे जैसे क्या बता रहा, आपका टॉर्क बढ़ता जा रहा है तो स्पीड कम होती है, या टॉर्क कम होता जा रहा है तो स्पीड आपकी बढ़ती जा रही है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इस प्रकार से आपकी टॉर्क की और उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई है। ठीक है, इनसे ज्यादातर भाई सिंपल सी बात है, मैं बता दूं कैरेक्टरिस्टिक से या तो ग्राफ आ जाएगा किसकी है, ये आपको बताना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन मैंने बता दिया सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क सीरीज मोटर का होता है, सबसे कम शंट मोटर का होता है। लोड पे स्टार्ट किसे नहीं करते, सीरीज मोटर को, और बिना लोड के स्टार्ट करते हैं शंट मोटर को। ये जो पॉइंट्स लिखवाए मैंने, इनको लिख लेना जो बोले हैं। ठीक है, इनसे आता है कंपाउंड मोटर, बस दो उसमें पता है सीरीज वाइंडिंग है शंट वाइंडिंग है, दोनों के बीच का है बस। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं, एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हाँ दोनों के बीच की आ जाएगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक, स्टार्टिंग टॉर्क शंट से ज्यादा बट सीरीज से कम। क्लियर है, वो दोनों के बीच का होगा, क्योंकि भाई उसमें कुछ पार्ट शंट का है और कुछ पार्ट सीरीज का है। मैं बता रहा हूं इसको याद करने का तरीका, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको भाई। ओके,
तो जो कंपाउंड मोटर है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी दोनों बीच की आ जाएंगी। चाहे अगर मैं बात करूं कि जैसे कि इसकी बता रहा हूं मैं, जैसे इस कंपाउंड की बता दूं मैं, सीरीज की ये थी टॉर्क की और उसकी टॉर्क की और आर्मेचर की, ठीक है। शंट की ये थी और सीरीज की ये थी। तो इसकी थोड़ी सी यहां से जाके यूं हो जाएगी, बस हल्की सी दोनों के बीच की आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग टॉर्क की बात करोगे आप तो सीरीज मोटर से कम रहेगा, शंट मोटर से ज्यादा। क्लियर है? इसका यूज भी हम वहां करते हैं, जैसे उसे नो लोड पे नहीं स्टार्ट कर पा रहे थे, इसको हम बिना लोड के स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इन दोनों के बीच की रहेगी भाई। तो इनमें भाई मैं बता दूं आपके पास ज्यादातर इनमें आ जाता है आपके पास यूज का, कि कौन सी मोटर कहां पे यूज होती है। तो जहां स्टार्टिंग टॉर्क होगा, अधिक टॉर्क होगा, सीरीज मोटर, नो डाउट उसमें। ठीक है, उदाहरण आ जाते हैं, मैंने बता दिया ट्रेन का, क्रेन का। शंट मोटर जहां पे आपके पास कांस्टेंट लोड चल रहा होगा, लेथ मशीन में, ठीक है, एटसेट्रा में उसका यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर आप बात करो तो क्या बोलते हैं उसकी, हाँ सर, चल रहा है, ठीक। ओके भाई, तो इस प्रकार से क्या थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। तो इनके आप वो देख लेना एक बार को क्वेश्चंस जो कि उसके एप्लीकेशंस के हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं जरा। मैं पहले बता दूं भाई, बार बार आप लोगों के पास पहले बता रहा हूं मैं, टाइम कम है बच्चों। ठीक है, और उस टाइम में एक कोर्स करना है तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन जो मेन पॉइंट है, ठीक है, 95% मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ इससे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्योंकि कोर्स तो ये आपका 6 महीने का होता है, बट ये 1.5 से 2 महीने में कराना पड़ रहा है। 6 से 7 महीने कोर्स लगते हैं बेटा, तो थोड़ा फास्ट भी हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो, बार बार पढ़ो। ठीक है, जैसे डीसी मोटर का चल रहा है तो मैंने बता रखा है आपको, यूथ कंपटीशन की बुक ले लो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसके जैसे डीसी मशीन चल रहा है तो डीसी मशीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खोलो और वो करो। ठीक है, काफी क्वेश्चन है आपके जो मेरे बोले हुए दिखेंगे आपको और करे हुए दिखेंगे। ओके, तो उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाए आपको। वो बुक इसलिए बोली उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। लेकिन क्वेश्चन जरूर पढ़ो, यहाँ पे थ्योरी पढ़ के इनफ नहीं होगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने ही पड़ेंगे। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, अब आ जाते हैं भाई हम स्पीड कंट्रोल पर। स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल तो भाई मोटर को हमने चलाना सीख लिया, घुमाना सीख लिया, उसकी डायरेक्शन बदलनी सीख ली, तो टॉर्क वगैरह देख लिया। अब देखते हैं इसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर बात करूं भाई मैं स्पीड कंट्रोल की, तो पहले बात करते हैं हम स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम। मैंने पढ़ा अभी वैसे, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन के पाई, ये क्वेश्चन पढ़ी। तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस के क्या होता है, आई ए आर ए अपॉन के फाई। ये फॉर्मूला बन के आ रहा है, देखो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास बन के आ रहा है भाई। तो अगर बात करें हम किसकी, ये क्या है मेरे पास, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, ये क्या है, आर्मेचर करंट, और ये क्या है मेरे पास, आर्मेचर रेजिस्टेंस। भाई ये तो आपको पता ही है। और ये क्या है, फील्ड फ्लक्स। मुझे पता है कि भाई अगर मैं इसकी वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा हूं तो इसे बोलूंगा मैं वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अगर वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा हूं तो इसे वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अगर मैं फ्लक्स को कंट्रोल कर रहा हूं तो फील्ड कंट्रोल मेथड या फ्लक्स कंट्रोल मेथड ही बोल सकते हो आप। अगर मैं इसके आर्मेचर में कुछ बदलाव कर रहा हूं तो उसे आर्मेचर कंट्रोल मेथड बोल सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि भाई हम क्या है, इनकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं किनके जरिए, वोल्टेज को चेंज करके, फ्लक्स को चेंज करके, आर्मेचर में रेजिस्टेंस को चेंज करके। तो इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं,
इसके उसको कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को। तो जब फ्लक्स को करेंगे तो इसे फ्लक्स कंट्रोल मेथड बोल लेंगे, जब आर्मेचर की रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड बोल लेंगे, और जब आपके पास अप्लाइड वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे तो इसे वोल्टेज कंट्रोल मेथड बोल लेंगे भाई। ठीक है भाई, तो चलिए अब आ जाते हैं इनके कंट्रोलिंग मेथड पर। ठीक है, कि ये क्या क्या कहते हैं। चलिए तो पहले बात करते हैं हम शंट मोटर के लिए। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर चल रहा है शंट मोटर। ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर। तो देखना भाई, शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल मुझे पता है, यह मेरे पास शंट मोटर, लो मैंने इसके शंट में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है भाई, अब मुझे पता है यहां से वोल्टेज V है, देखना V होगी ISH, IA और IL। ठीक है भाई, N इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन के फाई है। तो किसको कंट्रोल कर रहे हैं आप? अब देखना यहां से अगर मैं बात करूं EB को खोलूं मैं तो क्या है, V माइनस के IA R है, V कांस्टेंट है, IA कांस्टेंट है मेरे पास, यहां से देखना पैरामीटर से IA भी कांस्टेंट है और RA भी कांस्टेंट है, तो मैं केवल इसके फील्ड में चेंज कर रहा हूं, तो N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स अगर कम होगा तो स्पीड क्या होगी मेरी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी भाई, है ना, फ्लक्स कम होगा तो टॉर्क भी कम होगा, यहां से पता चला। कैसे बढ़ेगी, अब देखो ये चीज देखना, सिंपल सी बात है कि लॉजिक क्या है इसके पीछे का। तो फ्लक्स कम होगा, इसका नाम दे दो आप R, ठीक है, ये RSH है, कुछ ही बोल दो। ठीक है, जब मेरा फ्लक्स कम होगा, आपने क्या दिया, ये वाली वैल्यू क्या दिया, इसमें इसको बढ़ाया आपने, इसको बढ़ाया, तो बढ़ाया तो ISH का मान क्या हो गया, कम हो गया, और ये कम तो फ्लक्स कम, और फ्लक्स कम तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी कैसे, फ्लक्स को कम करने से। तो मैंने पढ़ा है फॉर्मूला I इजकल टू V माइनस के EB अपॉन के RA। ठीक है भाई बच्चों, जब आपने फ्लक्स को कम किया तो बैक EMF भी तो कम होगा, और जब बैक EMF कम किया तो हमने बताया था बैक EMF हल्का सा कम हो तो आर्मेचर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लास्ट वाली क्लास में, लास्ट वाली से लास्ट वाली में उदाहरण बताया था, तो आर्मेचर करंट वेरी हाई, वेरी हाई, तो वेरी हाई तो दैट मीन्स टॉर्क आपका वेरी हाई, और जब टॉर्क उससे बढ़ेगा, तो जब टॉर्क उस इंस्टेंट पे बढ़ेगा जिस पे चल रहा होगा वो, तो उससे स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगा वो, तो इससे स्पीड क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है भाई। ठीक है, तो यानी कि हम फ्लक्स को चेंज करके स्पीड को चेंज कर सकते हैं भाई। आई बात समझ में? ठीक है, अब किससे कितनी बदल जाती है न्यूमेरिकल होते हैं, है ना, बट इतना तुम्हारे पे थ्योरी वाले ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या है भाई, ठीक है, ड्रॉबैक यानी कि नुकसान। एक चीज सोचने वाली बात है, इसकी मैक्सिमम स्पीड कब होगी भाई, ये पूछा था, मैक्सिमम स्पीड कब होगी, मैक्सिमम स्पीड तो तभी होगी जब R मेरा, हाँ सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, बेटा गलत हो गया, मिनिमम, क्योंकि इसमें तो स्पीड बढ़ रही है ना हमारी, मिनिमम स्पीड इसकी जब मेरा R की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि इसकी वैल्यू जब 0 होगी ना, तब इसकी मिनिमम स्पीड होगी, और R बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, R बढ़ेगा तो स्पीड मेरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका ड्रॉबैक क्या है आपके पास, कि इससे केवल स्पीड को ओनली स्पीड इंक्रीज, इससे क्या है, स्पीड केवल इंक्रीज हो सकती है। आई बात समझ में? इससे उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, स्पीड को बिल्कुल भी घटा नहीं सकते हो, केवल स्पीड इससे क्या होगी, बढ़ेगी आपकी। यहां तक कोई दिक्कत भाई? चलिए
अब तो ये इसका एक तरीके से भाई क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया कि इसमें स्पीड केवल हम बढ़ा सकते हैं भाई, घटा नहीं सकते। ठीक है, अब देखो भाई एक चीज और है, एक जो क्वेश्चन आता इससे आता है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग कभी भी, अब देखो स्पीड कब हो जाएगी इन्फिनिटिव स्पीड, अगर मैं इसको क्या कर दूं स्पीड के, अब देखो ध्यान से सुनना, फ्लक्स को अगर मैं कम कर दूं तो स्पीड बढ़ती है, कितना कम कर सकते हो आप, अगर इसे 0 कर दूं तो n 1/0, दैट मीन्स n इंफिनिटिव। स्पीड इंफिनिटिव का मतलब समझ रहे हो आपका, मोटर टूट फूट जाएगी। और ये 0 कब हो सकता है, ये 0 कब हो सकता है फ्लक्स, जब इसकी करंट 0 हो जाए। करंट कब 0 होगी, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, भाई ओपन कर दिया तो सर्किट ओपन, सर्किट ओपन में करंट 0, तो इसलिए कभी भी नेवर ओपन। ये लाइन लिख लो कि शंट फील्ड वाइंडिंग का वो सॉरी शंट क्या शंट जो है आपके पास डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं करते हैं। अगर ओपन होगा तो पूछ लेते हैं, क्वेश्चन भी आता है कि क्या होगा, ओपन होगी तो आपका स्पीड बहुत अधिक हाई होगी और मोटर टूट जाएगी, है ना, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स इतने ज्यादा लगने लग जाएंगे। इन्फिनिटी स्पीड का मतलब समझ रहे हो तुम, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है इन्फिनिटी स्पीड, आपको पता है, क्योंकि भाई कहोगे जी फ्लक्स 0 तो टॉर्क 0 क्यों नहीं हो जाता, ये बात भी आपके दिमाग में आ रही होगी। काफी बच्चे पूछते हैं सवाल, मतलब तुम तो यहाँ हो नहीं ऑनलाइन में, बस यही दिक्कत है। लेकिन मैं बता दूं, क्योंकि बेटा फ्लक्स बिल्कुल 0 नहीं होता, रेजिडुअल फ्लक्स बचा रहता है। और रेजिडुअल फ्लक्स होने के कारण आई ए इजकल टू फिर वही वी माइनस के ई बी, तो ई बी हल्का सा तो रहता है और अपॉन के आर ए, तो आई ए की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। और बहुत ज्यादा हाई होगी तो सिंपल सी बात है, वो बहुत तेज स्पीड को क्या करेगी, ले जाने की कोशिश करेगा, मोटर आपका हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी ओपन नहीं रखते हैं। ये क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी मोटर है जिसकी फील्ड वाइंडिंग को ओपन नहीं किया जाता, तो शंट है। आई बात समझ में, क्लियर है भाई बच्चों यहां तक। चलिए, तो इस वाले मेथड को बोलते हैं कौन सा भाई, फ्लक्स को कंट्रोल किया ना, तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फ्लक्स कंट्रोल मेथड। इसमें स्पीड को हम फ्लक्स के जरिए वो करते हैं। तो इसके पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको, ठीक है भाई। अब बात करते हैं दूसरे की। आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड देख लेते हैं शंट का ही। ओके भाई, आर एस एच, अच्छा आर्मेचर था ना यार, अब इसमें फिर साफ करना पड़ेगा, सारा ही हो जाता है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड तुम पूरा लिख लिए। अब देखो भाई इसमें क्या होता है हमारे पास, यहां से क्या है आपके पास, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसे हम किससे चेंज कर रहे हैं, पॉइंटर से बदल रहे हैं। ओके, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज हो गया ये, और यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है भाई। तो आपको पता है बाकी सारे चीजें पता, ई बी अपॉन के क्या होता है बच्चे, फाई। फाई यहाँ पे वी वोल्ट है, ठीक है भाई, 200 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस तो कांस्टेंट रहेगा आपके पास भाई, वोल्टेज है ये वाला, यानी कि ये वाली टर्म क्या होगी, कांस्टेंट। तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ई बी के ऊपर डिपेंड कर गया। तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ई बी को खोला वी माइनस के आई ए आर ए, आर ए तो यहाँ है, और ये क्या है मेरे पास, आर एस, नाम दे दो इसका, ताकि मैंने इसके सीरीज में लगाया।
तो RS, ये चीजें होगी आपके पास। अब देखो भाई, जैसे जैसे ये मेरे पास क्या है, मोटर है, आर्मेचर है। ध्यान देने की बात, मोटर जैसे जैसे चलेगी आपकी, तो ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो पहले तो RA में ड्रॉप हो रहा था, अब तो आर्मेचर करंट के कारण इसमें भी ड्रॉप, इसमें भी ड्रॉप, और इन दोनों में ड्रॉप होगा तो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस होगा। बैक ईएमएफ रिड्यूस तो ही भी रिड्यूस। आई बात समझ में, क्लियर है। अब बच्चों के दिमाग में यहां से एक सवाल ये भी आता है कि सर जब आप रेजिस्टेंस कम करते हो तो आर्मेचर करंट तो कम हो जाती है। तो याद रखना कि मोटर को जब भी ऑपरेट कराओगे आप, अगर ये 5 एम्पियर का करंट लेके उठ रही है, चल रही है, तो चाहे रेजिस्टेंस ये लगाओ चाहे कितने लगा दो, तो 5 एम्पियर की करंट चाहिएगी। रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्मेचर को 5 एम्पियर करंट चाह रही तो चाह रही भाई, ठीक है। तो यानी कि जितनी चाह रही तो चाह रही है, तो इससे क्या होता है स्पीड, तो इससे ज्यादा स्पीड कब होगी, जब इसकी वैल्यू हम जब इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि आर को कंसिडर ही नहीं करेंगे, जब यहां से लेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। जब हम इसको क्या लेंगे, RS को बिल्कुल ही नहीं लेने के, यानी कि RS को बाईपास कर देंगे, तो यानी कि RS को 0 कर देंगे। आई बात समझ में। अब इसका ड्रॉबैक क्या है भाई, इससे पहली चीज तो स्पीड को केवल क्या किया जा सकता है, स्पीड केवल ओनली डिक्रीज की जा सकती है इस वाले मेथड से। ये पॉइंट हो गया एक, तो पहला पॉइंट कि ये पूछा था आर्मेचर कंट्रोल मेथड सही है कि क्या है, गलत है कि इसमें स्पीड, तो इसमें केवल स्पीड को क्या कर सकते हैं हम, स्पीड डिक्रीज ही होती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, एक रेजिस्टेंस आपने जोड़ दिया, तो पहले तो इसके आर्मेचर में लॉस हो रहे थे, अब करंट तो उतनी ही लेगा, तुमने एक और रेजिस्टेंस इसके साथ जोड़ दिया, तो यानी कि IA² RS लॉसेज और बढ़ा दिए तुमने, तो यानी कि कहने का मतलब इसमें लॉसेज भी और बढ़ गए हैं, ये भी नुकसान हो गया भाई इसमें। तो यानी कि आपने क्या, इसमें लॉसेज बहुत ज्यादा हाई होते हैं, लॉसेज वेरी हाई, क्योंकि इसमें भाई शंट करंट थोड़ी जा रही है, इसमें तो आर्मेचर करंट जा रही है, तो इसके बहुत नुकसान है, ठीक है। तो ये क्या नाम है भाई, अपनी स्पीड से जब भी क्या है, नॉर्मल स्पीड इसकी कब रहेगी, नॉर्मल स्पीड इसकी कब रहेगी भाई, जब मेरे पास RS की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0 बिल्कुल, इसे यानी कि यहां से कनेक्ट करोगे तो नॉर्मल स्पीड रहेगी। अगर RS बढ़ेगा तो इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। क्लियर भाई। तो 2 ड्रॉबैक थे इसके, वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं भाई, ठीक है। और नॉर्मल मतलब कि कहने का मतलब, नॉर्मल का मतलब तब ये हाईएस्ट स्पीड होगी इसकी, उसमें मिनिमम थी हाईएस्ट स्पीड जब RS यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस आप 0 लोगे, उसमें आपकी मिनिमम स्पीड थी और इसमें हाईएस्ट है, इसमें पावर भी आपकी बहुत ज्यादा लॉस होती है, इसका डिसएडवांटेज है भाई। क्लियर है। अब भाई ये 2 टाइप से हो गया आपके पास, मैंने बताया था वोल्टेज कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल, और अब आ जाते हैं वोल्टेज कंट्रोल पे। वोल्टेज कंट्रोल सिंपल है भाई, वोल्टेज कंट्रोल में क्या है, अब मुझे पता है कि भाई मेरे पास n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB/φ, इसे खोला तो आपने फिर वही V माइनस के IA RA और φ, इसको भी करके देख लिया हमने, इस वाले पैरामीटर को भी चेंज करके दे, तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि आप मोटर पे जितनी वोल्टेज बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं हम, क्या है, वेरिएबल वोल्टेज लेते हैं, अलग अलग वोल्टेज लेते हैं, तो जितनी ज्यादा वोल्टेज लेते हैं आपकी स्पीड भी चेंज होती चली जाती है इसमें, तो अलग अलग स्लॉट ले लेते हैं वोल्टेज के, ठीक है। तो ये हम किसी वोल्टेज मल्टीप्लायर बोलते हैं जिसको, तो उसके जरिए भी हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज कम करेंगे तो कम और ज्यादा करेंगे तो ज्यादा, ओके, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है पार्ट, वो आता है आपके पास वोल्टेज कंट्रोल मेथड का ही एक वो है, या तो आप मल्टी वोल्टेज कंट्रोल ले लो भाई, मान लो शुरू में आप मोटर पे, मान लो आपके पास बहुत सारी वोल्टेज है, ये लो, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, यहां से आप क्या ले लो, वोल्टेज ले लो बस,
है ना भाई। मान लो यहाँ पे 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, वोल्टेज वेरी कराते जाओ इसमें, है ना। तो इससे भी आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक आता है आपके पास वॉर्ड लियोनार्ड मेथड, वॉर्ड लियोनार्ड, अरे यार क्या मेथड, ये भी वोल्टेज कंट्रोल ग्रुप का ही मेथड है, ठीक है। इसमें एक मोटर होता है, एक जनरेटर होता है, और फिर जनरेटर को स्पीड को कंट्रोल करके जनरेटर के साथ एक और मोटर होता है हमारे पास, यानी कि बेसिकली इसमें 3 मशीनें यूज होती है। ओके, तो बेसिकली 3 मशीनें यूज होती है इसमें, और इसका वो जो है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और वो 3 मशीनें किस प्रकार से यूज होती है स्पीड को कंट्रोल करने के, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो कर लेंगे। कल हम आपका ये जो डीसी मोटर है इसको समाप्त कर देंगे, और इसके स्पीड कंट्रोल बचे हैं। बाकी मैं चीज़ें आपको बोल रहा हूँ, वही बार बार बोलता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते रहना, और कोई समझ में ना आए तो आप मेरे को सेंड कर देना। काफ़ी बच्चे हैं जो सेंड कर रहे हैं जिनको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। एक बच्चे ने एक रिक्वेस्ट की थी, क्वेश्चन भेजा था, उसने कहा था सर क्लास के बाद करा देना, तो मैं करा देता हूँ उसका, ठीक है। वो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, और शायद इसमें पढ़ा भी होगा वो क्वेश्चन। एक सेकंड में देख लेता हूँ, पढ़ा होगा तो फिर मेरे को वो बताने की ज़रूरत नहीं है। होमवर्क के लिए दिया था मैंने आप लोगों को। मैंने जी, हाँ ये वाला क्वेश्चन था भाई एक बच्चे का, तो इसके मैंने आंसर भी बताए थे, तो बच्चे को थोड़ी सी इसमें वो हो रही थी कि बता दो, तो बाकी आप लोग भी कर लेना इसमें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इसने बोला कि भाई आपके पास शंट जनरेटर है, गया भाई, हाँ ये रहा। एक शंट जनरेटर है, डिलीवर कर रहा है 195 एम्पेयर की टर्मिनल 250 वोल्ट पे। आर्मेचर रेजिस्टेंस इसका 0.02 है, 50 ओम है। फिर व्हाट इज द वैल्यू जनरेटेड ईएमएफ एंड फाइंड द कॉपर लॉसेस। तो ये चीजें इसकी बतानी है मेरे को। तो शंट जनरेटर है, देखना क्वेश्चन समझना भाई। ये शंट जनरेटर है, तो दैट मीन्स ये इसने बोला ये लोड है मेरे पास, क्या है लोड। इसने बोला 195 एम्पियर डिलीवर कर रहा है। डिलीवर का मतलब बेटा लोड पे आ रही है 195 एम्पियर, ठीक है। उस बच्चे ने गड़बड़ ये कर रखी थी यहां से ले लिया था, यहां से तो करंट जनरेट होती है, और इसने बोला है 50 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 250 वोल्ट की आपकी क्या है सप्लाई है, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस है 0.02 ओम है, किसका आर्मेचर का। रेस्पेक्टिव व्हाट इज द जनरेटेड ईएमएफ। तो Eg इक्वल टू क्या होता है V प्लस के IA RA। किसके केस में था, जनरेटर के केस में। V 250 दे दिया है उसने, प्लस क्या IA। अब IA आपको निकालना पड़ेगा, तो मैं यहां से देखो ISH निकाल लूं। ISH कितना आ जाएगा भाई 250 बटे 50, 5 पंजे 25, 5 एम्पियर। यहाँ पे जाने वाली करंट कितनी 5, 195 में वहां जा रही 5 यहाँ, तो यहाँ पे तो 200 जा रही होगी आपकी, सिंपल सी बात है। तो प्लस 200 इंटू आइए आ गया आपके पास 0.02, तो कितना हो गया 250 प्लस के 2 दूनी 4, और 2 क्या बोलते हैं 2.0, तो यानी कि हो गया 250 254 वोल्ट। ये आ गया आपके पास क्या भाई बच्चों, जनरेटेड ईएमएफ। इसने बोला कॉपर लॉसेस, CU लॉसेस क्या होते हैं कॉपर लॉसेस भाई, कहाँ कहाँ होंगे इसके कॉपर लॉसेस। एक इसमें होगा, तो मैं कर दूं ISH स्क्वायर इंटू RSH, और प्लस के आर्मेचर में होंगे IA स्क्वायर इंटू RA। जोड़ दो, ISH में जाने वाली करंट 5 का स्क्वायर इंटू कितना 50, प्लस के IA में जाने वाली करंट कितनी 200 का एम्पियर, 200 का स्क्वायर इंटू RA 0.02। तो ये हो गया भाई बच्चों 25 पंजे
125, 1250 ये, और ये हो गया मेरे पास। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 बार 0 इंटू 0.02, मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 प्लस के हो जाएगा ये 4 दूनी 8, 1 2 3 4 और 2 अंकों बाद पॉइंट, तो 800 और 1250 हो गया 2050। शायद ये आंसर मैंने बताया था वाट। तो ये कॉपर लॉसेस हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई बच्चों? ठीक है, तो ये उस बच्चे का था जिसने भेजा था क्वेश्चन। तो ऐसे अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ लिया करो फोन वोन करके भाई, ठीक है। और इससे पहले क्लास आप देख लेना किसमें, उसमें वो गलत हो गई है डाउनलोड